जरा सोचिए, जब आखिरी बार आप अकेले थे तो कैसा महसूस हुआ? डर, खालीपन या बेचैनी, या फिर वो शांति थी जिसमें आपकी असली आवाज सुनाई दी? हम सब ने अकेलेपन को किसी न किसी रूप में जिया है, कभी मजबूरी में, कभी दिल टूटने के बाद, और कभी खुद से मिलने की चाह में। लेकिन क्या वाकई अकेले रहना कोई सजा है, या ये खुद को समझने और संवारने का सुनहरा मौका है? इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी सफर की जहां अकेलापन डर नहीं बल्कि आत्मबल बन जाता है। आप सुन रहे हैं लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन किताब के बारे में, जिसे लिखा है रेणुका गवरानी ने। हम जब अकेले शब्द को सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों के मन में एक भारी सा एहसास आता है, जैसे कुछ छूट गया है, जैसे कुछ कमी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अकेले रहना और अकेला महसूस करना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं? हम कई बार लोगों से घिरे होने के बावजूद भी बहुत अकेला महसूस करते हैं, और कई बार बिल्कुल अकेले होकर भी भीतर से शांत और पूरा महसूस करते हैं। एकाकीपन यानी लोनलीनेस एक ऐसा अनुभव है जिसमें हम खुद को भावनात्मक रूप से खाली, उपेक्षित या अधूरा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि कोई हमें समझ नहीं पा रहा, कोई हमारे साथ नहीं है। यह भावना इंसान को भीतर से तोड़ सकती है। यह एक तरह की मानसिक थकावट होती है, जैसे किसी ने सब कुछ छीन लिया हो, जबकि हकीकत में कुछ गया भी नहीं होता। वहीं अकेलापन यानी सॉलिट्यूड एक बहुत ही अलग अनुभव है। यह कोई दर्द नहीं है, बल्कि एक विकल्प है जहां हम खुद से जुड़ते हैं, खुद के साथ समय बिताते हैं और अपनी आवाज को सुनते हैं। अकेलापन तब होता है जब आप जानबूझकर दुनिया की भागदौड़ से एक कदम पीछे हटते हैं ताकि खुद को महसूस कर सके। इसमें खालीपन नहीं बल्कि गहराई होती है। समाज ने हमें यह सिखाया है कि अकेले रहना बुरा है। अगर आप अकेले दिख रहे हैं तो कुछ गलत है आपके साथ। लेकिन असल में अकेलापन डरने की चीज नहीं है, बल्कि वो जमीन है जहां आप खुद को नए सिरे से पहचान सकते हैं। ये वो समय है जब आप किसी और की परछाई नहीं बल्कि अपनी असल शख्सियत को देख पाते हैं। यह अध्याय एक आईना दिखाता है जिसमें हम समझते हैं कि अब तक हम जिस अकेलेपन से भागते रहे हैं वो शायद एकाकीपन था, न कि असली सॉलिट्यूड। और जब हम इस फर्क को समझ जाते हैं तो हमें एक आजादी महसूस होती है, दूसरों से जुड़ने की नहीं बल्कि खुद से जुड़ने की आजादी। बहुत से लोग सोचते हैं कि अकेले रहना मतलब सैड होना, डिप्रेस्ड होना। लेकिन अगर आप इसे सही नजरिए से देखें तो यह सेल्फ केयर का सबसे सच्चा रूप है। यह समय आपके विचारों को सुनने का, अपने सपनों को पहचानने का और अपनी ऊर्जा को वापस पाने का होता है। यह एक रिचार्ज स्टेशन है, जीवन की तेज रफ्तार से थोड़ी देर रुककर सांस लेने की जगह। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अक्सर लोग सोशल होने के दबाव में खुद को खो बैठते हैं। हर जगह मौजूद रहना, हर बातचीत में शामिल होना, ये दिखाने की दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। जबकि अकेलापन आपको रुकने और सोचने का मौका देता है कि आप क्या चाहते हैं और कौन सी चीजें सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। एक और जरूरी बात जो सामने आती है, अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि आपको किसी की जरूरत नहीं है या आप रिश्तों को नकार रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप पहले खुद के साथ संतुलन बना रहे हैं, ताकि जब आप किसी से जुड़े तो वो जुड़ाव मजबूरी नहीं बल्कि पसंद हो, बिना किसी डर या अधूरेपन के। जब आप एकाकीपन को पहचान लेते हैं और उसे अकेलेपन में बदलना सीखते हैं तो आपकी पूरी सोच बदल जाती है। अब अकेलापन बोझ नहीं लगता, बल्कि वो समय बन जाता है जहां आप खुद के सबसे करीब होते हैं। वो घड़ी होती है जब आप बिना किसी मुखौटे के अपने सबसे असली रूप में होते हैं। तो इस अध्याय का सार यही है, अकेलापन और एकाकीपन में फर्क करना सीखो। एक दर्द है, एक दवा, एक बोझ है, एक वरदान। जब तुम अपने आप को सुनना शुरू करते हो तो अकेलापन डर नहीं लगता, वो तुम्हारा आरामगाह बन जाता है। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन जब तुम इस कला को सीख जाते हो तो यही अकेलापन तुम्हें सबसे ज्यादा सुकून देता है। कितनी बार हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को नजरअंदाज कर देते हैं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, कलीग्स
सबके साथ रिश्ते निभाते निभाते कभी आपने खुद से रिश्ता बनाने के बारे में सोचा है? यही तो सबसे जरूरी रिश्ता होता है, खुद से दोस्ती। ये अध्याय आपको धीरे धीरे उस खामोश हिस्से से मिलवाता है जो आपके भीतर हमेशा से है, लेकिन कभी ठीक से सुना नहीं गया। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास एक मौका होता है खुद से बात करने का, अपने दिल की आवाज सुनने का। ये वही पल होते हैं जब आप अपने असली सवालों से रूबरू होते हो। मैं क्या चाहता हूं? मुझे सच में खुशी क्या देती है? मैं खुद से कितना जुड़ा हुआ हूं? खुद से दोस्ती करना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये तब तक मुश्किल लगता है जब तक हम खुद को जज करना बंद नहीं करते। अक्सर हम खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं, खुद को दोष देते हैं और खुद से नाराज रहते हैं। लेकिन सोचिए, क्या आप कभी किसी अच्छे दोस्त के साथ ऐसा करते? इस अध्याय में एक बात बड़ी प्यारी है। खुद से दोस्ती का मतलब है खुद को वैसे ही अपनाना जैसे हम अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपनाते हैं, उसकी अच्छाइयों के साथ साथ कमजोरियों को भी, बिना शर्त, बिना जजमेंट के। जब आप खुद से कह पाते हैं, ठीक है, मैंने गलती की, लेकिन मैं फिर से कोशिश करूंगा, तब असली हीलिंग शुरू होती है। खुद से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है खुद से बातचीत करना। इसे जर्नलिंग भी कह सकते हैं, या बस एक चुपचाप बैठकर अपने मन से बातें करना। अपने आप से यह पूछना कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है, मैं खुद को क्या देना चाहता हूं। यह सब आपके अंदर एक भरोसा जगाता है कि आप खुद के साथ हो। जब आप खुद के साथ ज्यादा समय बिताते हो तो धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आपको किन चीजों से सच में खुशी मिलती है, ना कि सिर्फ समाज की उम्मीदों से। कभी कभी हम जो जिंदगी जी रहे होते हैं वो हमारी खुद की चुनी हुई नहीं होती, बल्कि दूसरों की बनाई हुई होती है। लेकिन खुद से दोस्ती करने के बाद आप अपनी पसंद, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने लगते हैं। इस अध्याय में यह भी महसूस होता है कि खुद से जुड़े बिना हम किसी और से भी ठीक से नहीं जुड़ सकते। जब तक आप खुद को समझते नहीं, तब तक आप दूसरों की भावनाओं को भी पूरी तरह नहीं समझ सकते। खुद से जुड़ाव रिश्तों की गहराई को बढ़ाता है, एक्सपेक्टेशंस को कम करता है और प्यार को ज्यादा सच्चा बनाता है। खुद से दोस्ती करना आपको वो आत्मविश्वास देता है जो बाहर की तारीफों या वैलिडेशन से नहीं आता। आप जब खुद के साथ ठीक होते हो, तब कोई आपको रिजेक्ट करे या अपनाए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी अपनी जगह तय होती है। और यही भावनात्मक आजादी है जिसकी तलाश हम सब करते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि अकेले रहना बस बाहर से दूर होना नहीं, बल्कि खुद के और करीब आने का रास्ता है। और जब आप खुद से एक सच्चा रिश्ता बना लेते हैं तो ये दुनिया थोड़ी कम डरावनी लगती है, क्योंकि अब आपके पास कोई और नहीं, आप खुद साथ हो। हम सबके अंदर एक आवाज होती है, बहुत शांत, बहुत गहरी, जो हमें सही गलत का एहसास कराती है, जो तब भी बोलती है जब दुनिया खामोश हो जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उस आवाज को सबसे ज्यादा अनसुना करते हैं। इस अध्याय में बात होती है उस भीतर की आवाज की, जो हमारी सच्ची गाइड है। जब आप दिन भर लोगों से घिरे रहते हैं, शोर शराबा, मोबाइल नोटिफिकेशन, काम का प्रेशर, तो वो अंदर की आवाज कहीं दब जाती है। आप इतना बाहरी शोर सुनने लगते हैं कि भीतर की सच्चाई आपसे दूर हो जाती है। लेकिन जब आप थोड़ा रुकते हो, अकेले होते हो, तो धीरे धीरे वो दबा हुआ स्वर वापस उभरने लगता है। वो आवाज आपकी चेतना की है। वो आपको बताती है कि आप किस रास्ते पर हो, आप क्यों असहज हो, किस चीज में सुकून है और कहां सिर्फ दिखावा है। ये वही आवाज है जो अक्सर कहती है ये काम मत कर या तू इससे खुश नहीं है, पर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो कभी कभी कड़वी भी होती है। इस अध्याय में एक बड़ी प्यारी बात सामने आती है। यह आवाज बाहर से नहीं आती, इसलिए इसकी सच्चाई पर संदेह नहीं किया जा सकता। यह आपकी आत्मा से निकली हुई फुसफुसाहट है, और जितना ज्यादा आप इसे सुनते हैं, उतना ज्यादा आप अपने असली आप के करीब पहुंचते हो। आपके भीतर की आवाज को सुनने के लिए सबसे जरूरी है खामोशी और ध्यान। थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना, बिना फोन, बिना सोशल मीडिया, बिना किसी से बात किए, बस खुद के साथ बैठना,
यही वो पल होते हैं जब आप अपने मन से सीधा संवाद करने लगते हो। कई बार हम जो फैसले लेते हैं वो दुनिया की उम्मीदों पर आधारित होते हैं, लेकिन हमारे अंदर की आवाज धीरे से कहती रहती है, तू इससे खुश नहीं है। और अगर हम उसे अनदेखा करते रहे तो एक समय बाद जीवन बोझ लगने लगता है। इसलिए जरूरी है उस आवाज को पहचानना, उसे स्पेस देना और उस पर भरोसा करना। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि भीतर की आवाज डराती नहीं, सिर्फ रास्ता दिखाती है। वो कभी आपको नीचे नहीं गिराएगी। वो आपकी सबसे करीबी दोस्त है जो आपसे झूठ नहीं बोलती, पर हां, वो आपको आपकी सच्चाई जरूर दिखा देती है, चाहे वो थोड़ी असहज क्यों ना हो। एक आसान तरीका उस आवाज को जोर से सुनने का है, लिखना। जब आप बिना सोचे समझे कागज पर अपने मन की बात उतारते हो तो कई बार वो बातें बाहर आ जाती हैं जो भीतर दबी थीं। जर्नलिंग एक पावरफुल टूल है जिससे आप खुद को सुनना शुरू करते हो। अंत में बात बस इतनी है, वो आवाज हमेशा से आपके अंदर थी, है और रहेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे सुनना शुरू करो। जब आप उसके साथ चलने लगते हो तो रास्ते भले मुश्किल हों, लेकिन वो आपके लिए सच्चे होते हैं। अकेलापन सुनते ही ज्यादातर लोग उसे एक खालीपन या सज्जा की तरह देखने लगते हैं, जैसे कोई टेम्परेरी फेज है जो जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। लेकिन क्या कभी सोचा है, अगर अकेलापन कोई कमी नहीं बल्कि एक मौका हो खुद को गहराई से जानने, बदलने और बेहतर बनाने का। इस अध्याय में बात होती है उस नजरिए की जहां अकेलापन एक दुख नहीं बल्कि अवसर बन जाता है। जब आप अकेले होते हैं तो दुनिया की आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है और उसी वक्त आपकी अपनी आवाज तेज हो जाती है। यही वो समय होता है जब आप खुद से पूछ सकते हैं, अब मैं क्या चाहता हूं? लॉग, मैं किस तरफ जाना चाहता हूं? हम अक्सर जिंदगी की दौड़ में इतने बिजी हो जाते हैं कि रुककर सांस लेने का भी समय नहीं होता। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आपको पहली बार ऐसा स्पेस मिलता है जिसमें आप खुद को फिर से समझने लगते हैं। ये एक पॉज बटन जैसा है जहां आप अपने पुराने वर्जन्स को छोड़कर कुछ नया बनाने की हिम्मत जुटाते हैं। अकेलेपन में जो सबसे सुंदर बात है वो है रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन। यही वो समय होता है जब आप सोचते हैं कि अब तक आपने क्या जिया, क्यों जिया और अब आगे आपको कैसा जीवन चाहिए, दूसरों की राय से हटकर सिर्फ अपनी सच्ची मर्जी से। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि अकेले समय को बस काटना नहीं है बल्कि इस्तेमाल करना है। आप इस दौरान कुछ नया सीख सकते हैं, कोई हुनर निखार सकते हैं, खुद की आदतें सुधार सकते हैं। यही वो समय है जब आप अपनी ताकतें और कमजोरियां पहचान कर खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। जब आप अकेलापन को अपनाते हो तो एक और चमत्कार होता है, आप अंदर से और मजबूत बनते हो। अब आपको दूसरों से खुशी मांगने की जरूरत नहीं रहती, आप खुद के लिए काफी हो जाते हो। और ये आत्मनिर्भरता वो फ्रीडम है जो बहुत कम लोग जी पाते हैं। अकेलेपन को अवसर की तरह देखने का मतलब है खुद को फिर से गढ़ना। जैसे कोई कलाकार एक खाली कैनवास पर धीरे धीरे अपनी कल्पना के रंग भरता है, वैसे ही आप अकेलेपन में अपने भविष्य की नई तस्वीर बनाना शुरू करते हो। इस अध्याय में एक खूबसूरत बात कही गई है, अकेलापन तो जिंदगी का वह मोड़ है जहां से नया रास्ता बनता है, और जब आप इस रास्ते को एक्सेप्ट करते हो तो धीरे धीरे डर कम होने लगता है और उम्मीद पनपने लगती है। तो अकेलापन अब वो चीज नहीं रह जाती जिससे भागा जाए, बल्कि वो बन जाता है एक इनविटेशन खुद के सबसे सच्चे रूप से मिलने का। और एक बार जब आप इस अवसर को अपना लेते हैं तो फिर आप अकेले होकर भी कभी खाली नहीं महसूस करते। भावनात्मक स्वतंत्रता सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन असल में ये हर किसी की सबसे गहरी जरूरत होती है। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें समझे, प्यार करे, हमारे साथ रहे। लेकिन क्या कभी सोचा है, अगर ये सब न मिले तो क्या हम खुद को संभाल पाएंगे या हम पूरी तरह टूट जाएंगे? इस अध्याय में एक बहुत सच्ची बात सामने आती है, जब तक हम दूसरों से भावनात्मक सहारा पाने की उम्मीद करते रहेंगे तब तक हम अंदर से कमजोर बने रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्यार या रिश्तों की जरूरत नहीं, बल्कि ये कि हमें खुद से इतना जुड़ना चाहिए
कि अगर कोई साथ ना भी हो तो भी हम अपनी जगह पर स्थिर रहें। भावनात्मक स्वतंत्रता का मतलब है आप अपनी भावनाओं के जिम्मेदार खुद बने। गुस्सा, दुख, डर, अकेलापन, ये सब इंसानी भावनाएं हैं और इनसे भागना नहीं है, बल्कि इन्हें समझना और संभालना सीखना है। ये आजादी तब आती है जब आप ये मान लेते हो कि आपकी खुशी किसी और की जेब में नहीं, बल्कि आपके खुद के भीतर है। अक्सर हम सोचते हैं, अगर वो मुझे प्यार करे तो मैं खुश रहूंगा, अगर वो मुझे समझे तो मेरी दुनिया ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा सोचते सोचते हम अपनी भावनाओं की चाबी दूसरों के हाथों में दे देते हैं, और जब वो लोग वैसा नहीं करते जैसा हम चाहते हैं तो हम टूट जाते हैं। यही असली बंदिश है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये रोजमर्रा की एक प्रैक्टिस है। जैसे जैसे आप खुद के साथ वक्त बिताते हो, खुद को समझते हो, वैसे वैसे आप दूसरों पर अपनी भावनात्मक निर्भरता कम करते हो, और ये छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक बड़ा आत्मबल बनाती है। जब आप भावनात्मक रूप से आजाद होते हो, तब आप रिश्तों में भी ज्यादा स्वस्थ और संतुलित बनते हो। अब आप किसी के साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि आपको सहारा चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि आप उसे सच में पसंद करते हो। प्यार अब जरूरत नहीं, एक खूबसूरत चॉइस बन जाता है। यह अध्याय यह भी समझाता है कि भावनात्मक स्वतंत्रता ईगो नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, बल्कि यह कि मैं खुद को इतनी अच्छी तरह जानता और समझता हूं कि अब मेरी खुशी का कंट्रोल मेरे अपने हाथ में है। यह एहसास बहुत हल्का करता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। आप जब अंदर से मजबूत हो जाते हैं तो छोटी छोटी बातों से डगमगाना बंद कर देते हो। अब कोई आपको रिजेक्ट करे, इग्नोर करे या तारीफ न करे, आप अंदर से खुद के लिए एनफ महसूस करते हो। और यही वो पॉइंट है जहां से असली सेल्फ रिस्पेक्ट शुरू होती है। तो इस अध्याय का सार यही है, भावनात्मक स्वतंत्रता कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। और जब आप इसे पा लेते हो तो आप ना सिर्फ खुद को बेहतर समझते हो, बल्कि दुनिया के साथ भी ज्यादा संतुलन और सच्चाई से जुड़ पाते हो। रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन कभी कभी वही रिश्ते बोझ भी बन सकते हैं जब हम खुद की सीमाएं तय नहीं करते। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सीमाएं खींचना कोई बेरुखी नहीं होती, बल्कि एक हेल्दी और जरूरी चीज होती है, ताकि हम खुद को खोए बिना दूसरों से जुड़ सकें। अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर हमने ना कहा या खुद के लिए स्पेस मांगा तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, और इसी डर में हम हर बार दूसरों की उम्मीदों के आगे झुकते चले जाते हैं। धीरे धीरे ये झुकना आदत बन जाता है और फिर हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। सीमाएं दरअसल खुद के लिए एक इज्जत की रेखा होती है। ये तय करती है कि कौन आपसे कैसे पेश आएगा, आप क्या सहन करेंगे और क्या नहीं। और सबसे जरूरी बात ये बताती है कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात सामने आती है। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, तभी आप दूसरों को सिखाते हैं कि उन्हें आपको कितना सम्मान देना है। अगर आप हर बार अपनी सहमति के बिना हां कहते रहेंगे, तो लोग मान लेंगे कि आपकी ना की कोई अहमियत नहीं है। रिश्ते अगर बिना सीमाओं के हों, तो धीरे धीरे उनमें घुटन आने लगती है। आप थक जाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो, और फिर वो रिश्ता भी बोझ बन जाता है। लेकिन जब आप एक हेल्दी लाइन खींचते हो, तो न सिर्फ आप शांत रहते हो, बल्कि सामने वाला भी आपको ज्यादा समझने और इज्जत देने लगता है। सीमाएं तय करने का मतलब ये नहीं कि आप रिश्तों से दूर हो रहे हैं, बल्कि ये कि आप उन्हें और बेहतर, ईमानदार और संतुलित बना रहे हो। आप हां वही कहते हो जहां दिल से हो, और ना वहीं जहां जरूरी हो। यही ईमानदारी रिश्तों को गहराई देती है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि सीमाएं सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, कभी कभी हमें खुद के लिए भी सीमाएं बनानी पड़ती हैं। जैसे सोशल मीडिया से दूरी, काम के वक्त अपनी हद तय करना, या फिर अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना। ये सब हमारी मानसिक शांति के लिए जरूरी है। अगर आप खुद की सीमाओं को नहीं पहचानते, तो दुनिया आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल पकड़ लेती है। हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से आपको खींचता है,
और आप हर बार सिर्फ एडजस्ट करते रह जाते हो। लेकिन जब आप स्पष्ट हो जाते हो तो लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं। तो आखिर में इस अध्याय की सीख साफ है, रिश्तों में प्यार और स्पेस दोनों साथ साथ जरूरी है। सीमाएं नफरत की दीवार नहीं होती, वो रिश्तों की नींव को मजबूत करने वाली रेखाएं होती हैं। और जब आप ये लाइन खुद खींचना सीख जाते हो तो आपकी दुनिया कहीं ज्यादा शांति से भर जाती है। कभी आपने सोचा है, जब आप अकेले रहना सीख जाते हो, अपनी सीमाएं तय कर लेते हो और भावनात्मक रूप से मजबूत हो जाते हो, तो आगे क्या? यही वो जगह है जहां एक नई जीवन शैली जन्म लेती है। एक ऐसी लाइफ जहां आप सिर्फ जिंदा नहीं रहते बल्कि पूरे होश के साथ जीते हो। इस अध्याय में बताया गया है कि अकेलेपन को अपनाने के बाद आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी प्राथमिकताएं धीरे धीरे बदलने लगती हैं। पहले जो चीजें जरूरी लगती थीं, जैसे लगातार किसी से जुड़े रहना, हर वक्त बिजी रहना या लोगों को खुश करना, अब उतनी जरूरी नहीं लगती। नई जीवन शैली का मतलब होता है, अब आप बाहर की आवाजों से ज्यादा भीतर की आवाज सुनने लगते हो। अब आप दिन की शुरुआत दूसरों के मैसेज चेक करने से नहीं, बल्कि खुद से एक सच्चा सवाल पूछकर करते हो, आज मैं खुद के लिए क्या कर सकता हूं? इस तरह की लाइफस्टाइल में आप अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को समझदारी से इस्तेमाल करने लगते हो। आप जानबूझकर कुछ चीजों से दूरी बना लेते हो, जैसे बिना मतलब की बातचीत, नकारात्मक लोग या ऐसा काम जो आपको थका देता है। अब आपकी लाइफ फुल नहीं बल्कि अर्थपूर्ण हो जाती है। नई जीवन शैली में एक और बड़ी बात होती है, धीमापन अपनाना। अब आप हर चीज भागते हुए नहीं करते। आप चाय पीते समय उसे महसूस करते हो, वॉक पर जाते हो तो आसमान देखते हो, और अकेले बैठते हो तो अपने विचारों से भागते नहीं हो। यही माइंडफुलनेस है, हर पल को पूरी तरह जीना। इस बदलाव के साथ आपकी दुनिया भी बदलती है। आप कम लोगों के साथ जुड़ते हो, लेकिन गहराई से। आप हर दिन को किसी टू डू लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक यात्रा की तरह जीने लगते हो, जहां पर हर मोड़, हर एहसास और हर खामोशी में भी कुछ सीखने को मिलता है। इस अध्याय में एक बात और बड़ी सच्ची लगती है, ये जीवन शैली आपको खुद के साथ दोस्ती करने का तरीका सिखा देती है। अब आप खुद से बोर नहीं होते। आप खुद के साथ वक्त बिताने के नए नए तरीके ढूंढ लेते हो, जैसे जर्नलिंग, मेडिटेशन, नेचर वॉक्स या बस खामोशी में बैठना। धीरे धीरे आपकी ये नई जीवन शैली एक ऐसा सेफ स्पेस बन जाती है जहां आप बिना जजमेंट के खुद को महसूस कर सकते हो। अब कोई बाहरी वैलिडेशन नहीं चाहिए होता, क्योंकि आप जानते हो कि आपके पास वो सब है जो आपको अंदर से संतुलित और खुश रखता है। तो इस अध्याय की सबसे प्यारी बात यही है, अकेलापन अब कोई खाली कमरा नहीं रह जाता, बल्कि एक सुंदर सी जगह बन जाता है जहां आप हर दिन कुछ नया बोते हो और खुद को नए रूप में उगते हुए देखते हो। यही असली इनर फ्रीडम है। एक वक्त ऐसा आता है जब अकेलापन कोई खालीपन नहीं लगता, बल्कि एक जगह बन जाता है, एक ऐसी जगह जहां आप पूरी तरह अपने हो जाते हो। यही वो जगह है जिसे हम आत्मा का घर कह सकते हैं, जहां कोई मुखौटा नहीं, कोई भूमिका नहीं, बस आप और आपकी सच्चाई। इस अध्याय में बहुत खूबसूरती से बताया गया है कि हम पूरी जिंदगी बाहर घर खोजते रहते हैं, ईंट पत्थर वाला, लोगों से भरा हुआ, चीजों से सजा हुआ। लेकिन असल घर वो होता है जहां आपकी आत्मा सुकून में हो, जहां आप बिना कुछ साबित किए बस हो सकते हो। जब आप अकेले रहना सीख जाते हो और खुद से जुड़ जाते हो, तो आप अपने भीतर की उस जगह तक पहुंचते हो जहां कोई डर नहीं होता। वहां आप अपनी हर कमजोरी, हर भावना, हर याद को बिना भागे देख सकते हो, और धीरे धीरे आप महसूस करते हो कि आप ही तो अपना सबसे सच्चा घर हो। इस घर में कोई कंपैरिजन नहीं होता, कोई जजमेंट नहीं होता। यहां सिर्फ एक्सेप्टेंस होती है, जैसे भी हो वैसे ही सही। आप जैसे हैं वैसे ही पूरी तरह पूरे हैं, और ये एक्सेप्टेंस बाहर से नहीं आती, ये अंदर से फूटती है, तब जब आप खुद को समझने और अपनाने लगते हो। इस आत्मा के घर में एक गहराई होती है, एक खामोशी जो डरावनी नहीं बल्कि आराम देने वाली होती है। ये खामोशी आपको खुद से जोड़ती है। जब बाहर की दुनिया शोर मचाती है, तो यही आपका सेफ स्पेस बन जाता है,
जहां आप कुछ देर बैठकर सांस ले सकते हो, खुद को फिर से पा सकते हो। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि आत्मा का घर कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं है। ये एक रोज की यात्रा है। कभी आप इसके दरवाजे तक पहुंचते हो, कभी अंदर आकर बैठ जाते हो और कभी भूल जाते हो कि रास्ता किधर था। लेकिन जब भी आप खुद से जुड़ने का प्रयास करते हो, आप फिर से लौट सकते हो। इस घर में रहने का मतलब है बाहर चाहे जो भी हो, अंदर सब स्थिर है। आप अब बाहरी अप्रूवल या साथ के बिना भी शांत रह सकते हो। आप अब अकेले होकर भी अनाथ नहीं, बल्कि आत्मा से पूर्ण महसूस करते हो। और शायद यही जीवन का असली मकसद है, बाहर नहीं, अपने भीतर घर बनाना। एक ऐसा घर जहां जाने के लिए किसी टिकट, पासवर्ड या मंजूरी की जरूरत नहीं, बस एक सांस की दूरी पर, हमेशा तैयार, बस आपके इंतजार में। तो जब अगली बार अकेले हो तो डरना नहीं, आंखें बंद करो, दिल से एक बार खुद को पुकारो, शायद तुम्हारी आत्मा का दरवाजा खुला ही हो। तो दोस्तों, देखा आपने, अकेलापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक कला है, खुद को समझने, अपनाने और प्यार देने की। जब हम अकेले रहना सीख जाते हैं तो हमें किसी और से खुद को पूरा करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको यह सफर अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही सोलफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए आपके अकेलेपन के पल आपको क्या सिखा गए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए अनुभव के साथ। तब तक याद रखिए, सबसे प्यारा रिश्ता होता है खुद से।